Students, in our last video, we have discussed artificial methods of vegetative propagation. हमने उसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपेगेशन टोटली हमने कर लिया ये. अब हम डिस्कस करने वाले हैं द यूजेस, राइट, द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन. हमने लास्ट वीडियो में माइक्रो प्रोपेगेशन तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमने उसका सिग्निफिकेंस डिस्कस नहीं करा था. सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन. तो माइक्रो प्रोपेगेशन का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. First is that we can produce virus-free plants. We can produce virus-free plants through micropropagation. Through micropropagation of शूट एपेक्स. स्टूडेंट्स, हम शूट टिप को या शूट की एपेक्स को कल्चर अगर कर लें तो हमारे पास वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे. अब ऐसा क्यों? बेटा, जो शूट एपेक्स होता है ना, जो शूट की टिप होती है, वो उसमें रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होते हैं. इतनी ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो, दैट वायरस it cannot take over the machinery of the host in that place. तो वायरस उतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होती वायरस की, क्योंकि सेल्स ही रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इतना ज़्यादा. सो वी कैन प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द वायरस फ्री प्लांट्स? Yes, it is possible to produce virus-free plants, and the most important significance of micropropagation is that by culturing the shoot apex, we can produce virus-free plants, right? Another point, एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी रह गई कि हमने वायरस फ्री प्लांट्स माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू किस किस में बना लिए हैं. हमने पोटैटो में, हमने टैपियोका में, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, साबूदाना, राइट, इवन इन द प्लांट शुगर केन. सो हमने शुगर केन में वायरस फ्री प्लांट जो है वो डिवेल्प कर लिए ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ शूट एपेक्स. क्लियर? नाउ इसका अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके नेक्स्ट मेरिट की या सिग्निफिकेंस की, दैट इट इज़ वेरी मच यूज्ड इन कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स. ऑर्किड्स आर वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर्स. कार्नेशन, ग्लैडियोलस, क्राइजेंथेमम, और जितने भी कमर्शियल यूजफुल प्लांट्स हैं वो हम माइक्रो प्रोपेगेशन से काफ़ी अच्छा डेवलप कर सकते हैं. सो दिस इज़ यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन. ऑफ ऑर्किड्स, कार्नेशन, जिसे पिंक बोला जाता है फ्लावर को, डायंथस इसका साइंटिफिक नेम होता है, राइट? तो कार्नेशन, ऑर्किड्स, राइट, और इसके अलावा हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट इज ग्लैडियोलस की, एंड मैनी अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स. क्लियर? Another merit या significance of micropropagation is that very very easy, we know it very clearly that beta it helps in the production of large number of plants within a relatively short period of time. बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या कर सकते हैं बेटा? प्रोपेगेट. वी नो दैट, क्योंकि इसमें हमें प्लांट के हमें वेट नहीं करनी कि हमें सीड कब आएगा और ग्रो करवाएंगे. हम किसी भी पार्ट से, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो एंथर हो, चाहे वो पॉलन हो, चाहे वो ओव्यूल हो, इवन सिंगल पेरेंट से हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या करा सकते हैं? प्रोपेगेट. सो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड, राइट, प्रोपेगेटेड by micropropagation in a short period of time.
by micropropagation in short period of time. Clear? So these are the merits और significance of micropropagation. बेटा यहीं पे ही इसके साथ ही हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला टॉपिक भी क्या हो गया अब ख़त्म. राइट याद होगा हमने स्टार्ट करे हुए थे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट, थ्रू स्टेम, याद आया, थ्रू टूरियॉन्स, थ्रू बल्बिल्स. क्लियर? थ्रू लीव्स. ये तो थे नेचुरल. आर्टिफिशियल में कौन कौन से हमने पढ़ लिए? दैट इज़ यस कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन. नो अब हम एज अ होल पढ़ेंगे क्या चीज़? सिग्निफिकेंस. किसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, या मेरिट्स क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की. सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? राइट तो हम फर्स्ट पहले इसके मेरिट की बात करेंगे. राइट जो फर्स्ट मेरिट है बेटा वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इवन दोज विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. बेटा सोचो अगर कोई प्लांट सीड ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उसका नेक्स्ट जो है जनरेशन वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज वी नो दैट ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द सीड, और सीड जो है वो मीन्स ऑफ डिस्पर्सल होते हैं. डिस्पर्सल मतलब जनरेशन को फैलाने का वे होते हैं. तो जिनके सीड ही नहीं बनते सो सीडलेस प्लांट्स, जैसे कि बेटा सीडलेस प्लांट की जो क्लासिकल एग्जांपल है दैट इज़ बनाना. राइट द सीडलेस प्लांट दे आर प्रोपेगेटेड बाय, किसके थ्रू प्रोपेगेट होते हैं सीडलेस प्लांट्स? आर प्रोपेगेटेड बाय यस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्लियर? तो वो कौन से हैं? बनाना. इसके अलावा बेटा पाइनएप्पल, शुगर केन, राइट, और कुछ सीडलेस ऑरेंज एंड ग्रेप्स. सीडलेस ऑरेंज and even grapes, they are propagated via vegetative propagation because they are seedless. right? और अगर हम नेक्स्ट की बात करें बेटा ये भी सोचो अगर प्लांट सीड तो बना रहा है लेकिन उसका जो सीड है वो उसकी जो डॉर्मेंट पीरियड होता है, जो उसका डॉर्मेंसी है वो काफ़ी लॉन्ग अगर है तो. डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ इनएक्टिवनेस. अगर सीड तो बन रहा है लेकिन सीड डॉर्मेंट है, कैसी हो सीड? अगर इफ सीड्स आर डॉर्मेंट, इफ सीड्स हैव लॉन्ग डॉर्मेंसी. स्टूडेंट्स डॉर्मेंसी इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिवनेस. अब ये डॉर्मेंसी क्यों हो सकती है? मे भी हो सकता है जो सीड के अंदर एम्ब्रियो है वो रेस्ट पे हो, या अभी इमेच्योर हो, या फिर सीड का जो कोट है बाहर जिसको हम टेस्टा बोलते हैं, टैगमेन बोलते हैं लेयर को, हो सकता है वो काफ़ी हार्ड हो सकता है उसमें कोई इनहिबिटर्स हों. तो सो मैनी रीजंस हो सकते हैं सीड की डॉर्मेंसी के. तो अगर सीड की डॉर्मेंसी काफ़ी लॉन्ग हो या फिर जो सीड है वो काफ़ी पुअर हो, या हम कह सकते हैं वो वायबल नहीं हो. क्लियर? तो हम क्या करेंगे? विल प्रोपेगेट द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो इफ द सीड्स हैव लॉन्ग डॉर्मेंसी देन they can be propagated by vegetative propagation. yes, clear? सो हमारे पास 2 पॉइंट्स तो यही हो गए कि जिनके सीड्स नहीं बनते और जिनके सीड्स वायबल नहीं है, या जो सीड्स डॉर्मेंट होते हैं. राइट? क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कि ये एक जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो फास्टेस्ट मेथड है. इट इज़ अ फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब ये कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स? अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें एक एग्जांपल पोटैटो की. बेटा पोटैटो जो है वो हम अगर तो उसके सीड से ग्रो करें, सीड से पोटैटो के प्लांट को, तो बेटा उसको लग जाते हैं अबाउट, हम बात कर रहे हैं मोर देन 1 ईयर. तो
पोटैटो की जो क्रॉप है अगर हम उसको सीड से रेज करें तो इट विल टेक मोर देन 1 year, राइट, विद द हेल्प ऑफ सीड्स. बट विद द हेल्प ऑफ आईज, आपको याद होगा हमने पोटैटो अंडर वो करा था टॉपिक स्टेम के अंडरग्राउंड स्टेम, राइट. तो अगर हम इसको आइज़ में इसकी क्या प्रेजेंट होती है, बड प्रेजेंट होती है. तो अगर हम इसको इसकी आइज़ के साथ मतलब जो उसके ट्यूबर पे आइज़ होती हैं उसके साथ प्रोपेगेट करना शुरू करें तो ऑल इट वांट इज़ जस्ट 3 or 4 months. तो हमें जो पोटैटो की क्रॉप है वो 3 से 4 महीने के बाद मिल सकती है आराम से. तो इट्स अ फास्टेस्ट मेथड. अनदर एग्जाम्पल विल डिस्कस हियर इज़ ऑफ लिली. बट जो लिली है अगर हम उसको ग्रो करें विद द हेल्प ऑफ बल्ब, आपको याद होगा बल्ब, याद है, जिसमें रिड्यूस स्टेम होती है, स्केली लीव्स होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं, राइट. लिली में अगर हम बात करें, अगर हम उसको ग्रो करवाएं विद द हेल्प ऑफ बल्ब तो इट विल टेक ओनली 1 to 2 years for propagation for growth. When we'll grow lily with the help of seeds, then it will take 4 to 7 years, right. तो इसको कितना टाइम चाहिए, 4 to 7 years for the, हम डिजीज़ फ्री प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, राइट. डिजीज़ फ्री प्लांट्स को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन. तो माइक्रो प्रोपेगेशन भी तो एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, राइट. तो हमने अभी डिस्कस करा है कि हम डिजीज़ फ्री प्लांट्स कैसे बना सकते हैं, मतलब वायरस फ्री प्लांट्स कैसे बना सकते हैं, बाय द कल्चरिंग ऑफ शूट एपेक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. नाउ अनदर एग्जाम्पल, अनदर मेरिट या अनदर हम कह सकते हैं इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि जो इंडिविजुअल इससे प्रोड्यूस होगा दैट शोज़ 100% जेनेटिकल आइडेंटिटी या आइडेंटिकल टू द पेरेंट. तो जेनेटिक जो सिमिलैरिटी होएगी विद द पेरेंट is 100%. So the individual formed would be true to its parent, बिल्कुल सेम अपने पेरेंट की तरह होगा. क्लियर स्टूडेंट्स. और इसके अलावा अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ग्राफ्टिंग की, तो बेटा ग्राफ्टिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो ग्राफ्टिंग की हेल्प से हम डिज़ायरेबल क्वालिटी, जो हमारा मन था, याद करो, जिसका रूट सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो, उसको डिजीज़ नहीं लगती और जिसके फ्लावर्स फ्रूट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, हमने उसको सियोन लिया था. तो हम ग्राफ्टिंग की हेल्प से डिज़ायरेबल क्वालिटी राइट के फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट. इवन फ्लावर को, इवन सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ आइदर फ्रूट और फ्लावर और इवन सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड, राइट. तो ये हो गया हमारे पास, हम बात कर रहे थे ग्राफ्टिंग की हेल्प से, क्लियर. तो ये है हमारे पास मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब हम बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस या इसकी डीमेरिट्स की, राइट. तो इसकी डिसएडवांटेज, सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहली चीज़ बेटा सोचो, अगर पेरेंट ही डिजीज़्ड हुआ तो वो डिजीज़्ड इंडिविजुअल बनाएगा. सपोज कर लो हमने माइक्रो प्रोपेगेशन में जो प्लांट का पार्ट एक्स प्लांट लीव को चूज़ करा है, मान लो उसमें डिजीज़ थी, तो हमने उस लीव के सपोज 100 पीसीस करे थे और 100 पीसीस से 100 टेस्ट ट्यूब्स बनाई, तो 100 के 100 प्लांटलेट्स क्या हो गए, डिजीज़्ड. क्लियर. तो हमारा सारा जो है इतना ज़्यादा स्किल जो थी यूज़ हुई, उसमें मेहनत यूज़ हुई, इतना हार्ड वर्क, क्योंकि उसको प्लांट टिश्यू कल्चर को करने के लिए इट रिक्वायर्स अ ग्रेट स्किल. तो इतनी सब स्किल क्या हो जाएगी, वेस्ट. सो डिजीज्ड पेरेंट विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ डिजीज इंडिविजुअल, will always produce a diseased clone. तो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या बन जाएगा, सारा का सारा डिजीज्ड, राइट. और क्योंकि बेटा अब अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ही बात करें, उसके डीमेरिट की, सोचो अगर सीड्स होते हैं तो हम उसको ड्राई कर लेते हैं, उनको प्रिजर्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है. इमेजिन करो मुझे शुगर केन की कलम जो उसकी स्टेम होती है उसको कहीं लेकर जाना हो, सपोज मुझे लेकर जाना है उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है जहाँ पे 5 to 8 days लगने वाले हैं, तो वो उस पर फंगस लग जाएगी,
है ना। तो हम जो शुगर केन की कल्म्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करना बहुत ईजी नहीं होता। वेजिटेटिव ऑर्गन्स दे कांट बी प्रिजर्व्ड, they can't be preserved as they are more suspected to fungi attack, right, for long duration. तो सीड्स को तो हम कितनी देर तक मर्जी हम जो है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी प्रिजर्व बिकॉज ऑफ द अटैक बाय द फंगस लाइक द कल्म इन स्टेम ऑफ शुगर केन, राइट। इसके अलावा बेटा जो हमने इंडिविजुअल बनाया था, राइट, सपोज़ हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्लोन बना लिए, तो क्लोन जो है वो क्योंकि जो है वो हो सकता है वो डीजनरेट हो जाए, क्योंकि बिकॉज बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती रहती हैं, लेकिन क्योंकि क्लोन बना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगी। तो मे बी आफ्टर 2 to 3 जनरेशन्स जो क्लोन है वो क्या हो जाए, डीजनरेट, बिकॉज इट लैक वेरिएशंस। हो सकता है इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ गई हों, राइट, तो वेरिएशंस ना आने के कारण वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। सो क्लोन में अंडरगो डीजनरेशन, क्लोन में अंडरगो डीजनरेशन ड्यू टू लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज बेटा अभी मैंने बात कर ही लिया, जैसे कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक, मतलब हम उनको ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, ये उसी पॉइंट में हो गया था, वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं क्योंकि उन पर अटैक हो जाता है बेसिकली वायरस का, बैक्टीरिया का और फंजाई का, राइट। और जो प्लांट्स इससे प्रोड्यूस होते हैं ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, बेटा दे प्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, बेटा कटिंग के थ्रू अगर प्रोड्यूस होते हैं उनमें बेटा प्राइमरी रूट नहीं आती। सोचो प्राइमरी रूट कहाँ से आती है, मैंने आपको बताया था पहले बेटा, प्राइमरी रूट जो होती है ना वो हमेशा रेडिकल से आती है, राइट, हमेशा रेडिकल से आती है। लेकिन क्योंकि हम कटिंग यूज़, रेडिकल किस में होता है, रेडिकल होता है हमेशा किस में, दैट इज़ सीड के जो एम्ब्रियो होता है उसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट होता है रेडिकल एंड प्लीम्यूल। तो रेडिकल से क्या आने वाली है हमारे पास, प्राइमरी रूट। लेकिन क्योंकि हम तो सीड यूज़ ही नहीं कर रहे, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सीधा कटिंग यूज़ कर रहे हैं, तो बाय कटिंग हमारे पास कभी भी जो है वो रेडिकल नहीं होगा, तो हमेशा सेकेंडरी रूट्स ही आएंगी, राइट, या हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स ही आएंगी, लेकिन प्राइमरी रूट नहीं आएगी। सो बाय कटिंग प्राइमरी रूट्स आर नॉट डेवलप्ड। तो अगर प्राइमरी रूट नहीं आएगी बेटा, याद रखना प्राइमरी रूट हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और बड़े बड़े जितने भी मैसिव ट्रीज़ होते हैं उनमें होती है ये प्राइमरी रूट। तो कटिंग बड़े बड़े मैसिव ट्रीज़ के लिए पॉसिबल कभी नहीं हो पाएगी, राइट। सो बाय कटिंग प्राइमरी रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड। So this is unsuitable for large trees. So unsuitable for large trees. Okay? और क्योंकि हमें पता है अगर तो सीड्स बनते होते हैं तो सीड्स जो हैं बेटा डिस्पर्स हो जाते हैं। अगर हम फ्रूट को प्लांट पे ही लगा रहने दें, उसको ना तोड़ें, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कुछ दिन के बाद फ्रूट पूरा ड्राई हो जाएगा, वो बर्स्ट होगा और उसके जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे, निकल जाएंगे और फैल जाएंगे कहीं, राइट। तो फैलने के कारण ओवर क्राउडिंग नहीं होती, लेकिन क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई डिस्पर्सल का मेथड नहीं होता, फैलती ही नहीं, तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ओवर क्राउडिंग से क्या होएगा फिर, कंपटीशन, वो भी कैसा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। सो हम कह सकते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिस्पर्सल मैकेनिज्म, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिस्पर्सल मैकेनिज्म, vegetative propagation result in overcrowding. Vegetative propagation results in overcrowding. अगर overcrowding होगी तो हर चीज़ के लिए कैसा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक,
ये क्या होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन? विद इन द सेम स्पीशीज़ कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और जब भी जो भी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है ना, वो बहुत सीवियर होता है। सीवियर क्यों? सोचो, विद इन द सेम स्पीशीज़ हो रहा है तो उनकी डिमांड भी सेम होगी। हर चीज़ की डिमांड, सनलाइट की, न्यूट्रिएंट्स की, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो भी मतलब इनको चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उनकी डिमांड जो है वो बिल्कुल सेम होगी। तो अगर डिमांड सेम होगी तो कंपटीशन भी कैसा होगा? काफ़ी ज़्यादा सीवियर होगा। राइट? क्लियर? तो ये थे हमारे पास इसके डीमेरिट्स, वैलिडिटी प्रोपेगेशन के डीमेरिट्स। इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट होता है। राइट? ओके, बाय बाय।